नमस्कार। सुबह की गुनगुनी धूप, रफ्तार पकड़ती हुई जिंदगी और जीवन के विभिन्न पहलुओं से जोड़ता हुआ डीडी बिहार का मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान। आज का ये अंक आपकी अपनी होस्ट निहारिका के साथ। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय लवली व्यूअर्स। नमस्कार और स्वागत आप सभी दर्शकों का कार्यक्रम बिहार बिहान में। अगर मैं बात करूँ इलाज की, तो कहते हैं हर मर्ज की अपनी एक दवा होती है। जब भी कभी हम मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से अस्वस्थ होते हैं तो हम चाहते हैं कि हम किसी न किसी चिकित्सा पद्धति का सहारा लें ताकि हमें अपने मर्ज की दवा बिल्कुल मिल सके। और बहुत सारी चिकित्सा पद्धतियां भी उपलब्ध हैं जिससे हमारा स्वास्थ्य सही रह सकता है। उनमें प्रमुख हैं एलोपैथी, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति और साथ ही होम्योपैथी भी। आज बिहार बिहान में हम आपको विस्तृत जानकारी देने वाले हैं होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के बारे में, क्योंकि आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक बेहद ही अनुभवी और वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक से। पर कार्यक्रम की एक अच्छी सी शुरुआत हमारे पहले सेगमेंट अनमोल वचन से। कहते हैं जो गुरुजनों के कथन होते हैं उनका हमें अनुकरण जरूर करना चाहिए, और इसीलिए तो हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस पहले सेगमेंट अनमोल वचन से। आइए नजर डालते हैं क्या है आज का अनमोल वचन। महात्मा गांधी ने कहा था, व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है। वह जो सोचता है वही बन जाता है। हमारे आज के मेहमान एक बेहद ही अनुभवी एवं वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक हैं। आपको उनके बारे में थोड़ी जानकारी देती चलूं कि आपने होम्योपैथी में DHMS किया, इसके अलावा MD किया आपने, और साथ ही आपने इसमें PhD भी किया है महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस से। लगातार आप इस क्षेत्र में रिसर्च भी करते रहे हैं और विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपके काम के लिए आपको कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया है, जिसमें कुछ प्रमुख जो पुरस्कार हैं वो बताऊं आपको अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस 2007 दिया गया सेंटर फॉर एडवांस्ड स्टडीज़ इन होम्योपैथिक से। इसके अलावा आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड्स भी मिला हुआ है कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कलकत्ता से। बहुत सारे अनगिनत पुरस्कार आपको प्राप्त हुए हैं और लगातार होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति पर आप काम कर रहे हैं। साथ ही आपको बताऊं कि आप भूतपूर्व अध्यक्ष भी हैं शिक्षा समिति अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथिक परिषद भारत सरकार के। तो आइए हमारे साथ हमारे आज के विशेष मेहमान डॉक्टर मृदुल कुमार साहनी जी का स्वागत करिए। सर नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आपका कार्यक्रम बिहार बिहान में। जब हम बातें करते हैं होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति की तो अमूमन हम सभी इसके नाम से तो परिचित ज़रूर हैं, पर मैं शुरुआत इस सवाल से करूँगी क्योंकि होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति, इसका इतिहास क्या रहा है और कैसे इसका उद्भव हुआ, क्योंकि आपने बहुत लंबे अरसे तक इसमें काम किया है, तो थोड़ी जानकारी अपने दर्शकों के लिए चाहूँगी। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है निहारिका जी। जी। जैसे होम्योपैथी को हम लोग अगर चिकित्सा पद्धति के रूप में देखते हैं तो ये एक पहलू होता है। दूसरा पहलू होता है कि ये हमारे जीवन से कैसे जुड़ा हुआ है। तो आप देखते होंगे आम जीवन में भी हम लोग इसके कुछ ना कुछ अनुभूति होती रहती है, लेकिन इसका एक स्वरूप देने का, पद्धति का, सिस्टम का रूप बनाने का काम जर्मनी के एक चिकित्सक, महान चिकित्सक रहे जो अपने परंपरागत चिकित्सा में माहिर थे। उन्होंने अपने अध्ययन से, अपने रिसर्च से उन्होंने इस पद्धति को एक संकलित किया, जो प्रकृति में उपलब्ध नियमों को उन्होंने एकत्रित किया और उसे एक नाम दिया होम्योपैथी। अच्छा। और ये चिकित्सक का, महान चिकित्सक का नाम है डॉक्टर सैमुअल फ्रेडरिक क्रिश्चियन हेनीमैन। डॉक्टर हेनीमैन जर्मनी के रहने वाले हैं। एक छोटे से गांव में इनका जन्म हुआ था और ये अपने संघर्षशील जीवन में, चूँकि चिकित्सा में बहुत सारी बातें हुआ करती हैं, कुछ सफलता होता है, कुछ विफलता होता है, तो इन सफलताओं को उन्होंने, लेकिन जहाँ जहाँ एक चैलेंज जो चिकित्सक के लिए होता है कि हमारा रोगी कहाँ नहीं ठीक हो रहा है, क्यों नहीं ठीक हो रहा, ये चीज़ उनके लिए इस विषय पर उन्होंने देखा। तो जिन पहलू के कारण, जिसके कारण रोग ठीक नहीं हो रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इसको देखने के लिए उन्होंने प्रकृति के इस नियम, किस नियम से हमारा जीवन भी प्रकृति के नियम से ही चलता है, तो इसको संकलित करके उन्होंने एक नियम निकाला जिसको कहा जाता है समः समम समयति।
यानी कि समान ही समान का इलाज करता है। लाइक क्योर लाइक्स इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। और समः समम समयति हम लोग के भारतीय सिस्टम में भी है। ऐसे आप देखेंगे हमारे अपने भारतवर्ष में भी, हमारे वेद में, ग्रंथों में और बहुत सारे हमारे जो पौराणिक ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, इवन रामायण और सारे में आपको मिलेंगे होम्योपैथी का जिक्र है। ये नाम भले ही कुछ शब्द के का चक्कर है, लेकिन समः समयति जो है सो हम लोग का मूल हम लोग के भारतीय पद्धति, जिसको कि डॉक्टर हैनीमैन ने कहा सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंचर। तो एक कहते हैं संयोग है जो कि यहाँ है, प्रकृति में है, लेकिन उसको श्रेय जाता है डॉक्टर हैनीमैन के द्वारा। ये आज हम लोग के सामने में धीरे धीरे काफ़ी संघर्ष रहा, लोग इसमें के प्रति आकर्षित होने लगे। जो बीमार असाध्य होने वाले रोग हैं, जो ठीक नहीं होने वाले रोग हैं, कई एक ऐसे रोग हैं आज भी है, और वहाँ पर होम्योपैथी ने बहुत अपना काम किया है और योगदान दिया। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी और शुरुआत में ही बताया कि कैसे होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की शुरुआत डॉक्टर हैनीमैन ने की। दर्शकों, रुकेंगे एक छोटे से अंतराल के लिए, जल्द लौटते हैं, बने रहिएगा हमारे साथ। इस छोटे से अंतराल के पश्चात पुनः स्वागत आप सभी दर्शकों का। आपको बताते चलूं कि आज कार्यक्रम बिहार बिहान में हमारे साथ हैं एक बेहद ही अनुभवी और वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक और भूतपूर्व अध्यक्ष शिक्षा समिति केंद्रीय होम्योपैथिक परिषद भारत सरकार डॉक्टर M.K. साहनी जी। डॉक्टर साहनी, अगर हम बात करें होम्योपैथिक चिकित्सा की, आपने बताया कि इसका इतिहास क्या रहा, कैसे इसकी शुरुआत हुई। अगर मैं आपकी अपनी बात करूं तो आपके जीवन में होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति से जुड़ना ये कैसे संभव हो पाया? आपने जो सवाल किया है जी, मैं इसमें देख रहा हूं कि मैं कहां से शुरू किया। क्योंकि मेरा जन्म मेरे पिताजी डॉक्टर B. साहनी, बंधु साहनी, अच्छा, एक होम्योपैथिक चिकित्सक थे। तो मैं कहता हूं कि मैं तो मेरे खून में ही जेनेटिक रूप से ही मैंने होम्योपैथी, और बचपन से ही मैं होम्योपैथी के सानिध्य में रहा। अपने घरों में पिताजी के साथ में रोगी को देखते हुए, रोगी ठीक होते थे, बीमार होते थे, आते थे, रोते थे, ठीक होकर चले जाते थे, तो आकर्षित। फिर जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तो मुझे कुछ इसके प्रति आकर्षण बढ़ता चला गया। और स्वयं भी अपने समय में मैं देखता हूँ कि मैं कभी भी अपने आज तक के ज़िंदगी में मैं बहुत कम ही अवसर हुआ है जहाँ की मुझे अन्य चिकित्सा पद्धति का, और कई एक गंभीर बीमारी तो होने के बाद भी जब मैं अपने एक प्रोफेशन का जो चुनाव की बात हुई तो मेरे पिताजी ने कभी मुझे दबाव नहीं दिया कि आप होम्योपैथी करो, लेकिन मेरी रुचि चिकित्सा पद्धति की ओर थी और मैंने इसको अपनाया। मैंने इसमें फिर ग्रेजुएशन किया, कंप्लीट किया, फिर पीजी किया, और साथ में पिताजी के साथ में भी काम करते रहे। बाद में फिर हम एजुकेशन लाइन में भी चले आए। कॉलेज में लेक्चरर से यहाँ प्राध्यापक के रूप में अब रिटायर्ड वहाँ से हुआ। और इसी बीच में भारत सरकार के जो केंद्रीय होम्योपैथिक परिषद के में मैं सदस्य के रूप में गया, वहाँ पर अध्यक्ष है। तो एक अभी मैं समझता हूँ कि मैं अपने जन्म से लेकर के अभी तक मैं होम्योपैथी के ही साथ में हूँ। तो मैं इसके साथ में लगा रहा। मेरा काम आज मुख्य काम यही है, रोगियों को देखना, हमारे छात्र जो आते रहते हैं उनको सिखाना, बताना, पीजी के पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं, पीएचडी करते हैं, उनके लिए मैं आज भी गाइड का काम करता रहता हूँ। ये मेरे लिए बड़ा अच्छा है कि पास्ट टाइम रिटायरमेंट के बाद भी मैं अपने को रिटायर्ड नहीं समझता। जी जी, और वैसे भी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति डॉक्टर होता है इस प्रोफेशन में या फिर टीचर होता है, तो ये दोनों ऐसी सेवाएं हैं जहां शायद आप पूर्णतः कभी भी रिटायर्ड नहीं होते हैं। मरीजों की सेवा करना ऐसे भी अच्छा लगता है, अगर मैं एक मेडिकल प्रोफेशन या डॉक्टर्स की बात करूं। एक और सवाल जो मन में आता है, जो होम्योपैथी की जो दवाइयाँ होती हैं, छोटी छोटी मीठी सी गोलियाँ या फिर थोड़ा सा लिक्विड जिसे आप मुंह में डाल लेते हैं और आपका रोग दूर हो जाता है, तो कैसे काम करता है? बिल्कुल इतना छोटा सा अंश और इस तरीके से हमारे मर्ज का इलाज कर देता है। तो मैं जानना चाहूँगी कि कैसे काम करता है, करती हैं ये होम्योपैथी की दवाइयाँ? आम जनता में ये बड़ा, ये उन लोगों को लगता है कैसे काम करता है।
लेकिन एक छोटा सा मैं बताऊं, आपने बरगद का पेड़ देखा है जी, हाँ, बैनियन ट्री जिसको कहते हैं, उसके बीज कितने बड़े होते हैं इतनी छोटी सी होती है, उस बीज से इतना बड़ा वृक्ष बन जाता है। तो उसमें छोटे से बीज में कितनी बड़ी शक्ति है, जिसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी है। होम्योपैथिक दवा बड़ा विचित्र है बनने का तरीका। अन्य चिकित्सा पद्धति में जहाँ की क्वांटिटी यानी कि उसके मात्रा पर ध्यान दिया जाता है, यहाँ पर उसके गुण को ध्यान दिया जाता है। अच्छा। अब गुण को कैसे बढ़ाएंगे, तो गुण को बढ़ाने के लिए डॉक्टर हैनीमैन ने एक नया पद्धति निकाला जो कि होम्योपैथी के लिए बहुत ही खास है। इसमें जो सामान्य जिस चीज़ से दवा बनती है, प्रकृति में उपलब्ध पेड़ पौधे हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, मिनरल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें जहाँ से कि होम्योपैथी दवा का जिसको कि सोर्सेस ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, तो उसके एक अंश को लेकर के उसको डाइल्यूट किया जाता है 99 भाग सॉल्वेंट में, और फिर उसे स्ट्रोक दे करके फिर उसमें से एक लिया जाता है, फिर एक लिया जाता है, तो इतना सूक्ष्म हो जाता है, इतना सूक्ष्म हो जाता है कि उसमें कहते हैं कि उसमें भौतिक नाम का कुछ चीज़ नहीं, एक मॉलिक्यूल भी नहीं रह जाता है। तो इसमें इतनी छोटी सी इसका पीछे में क्या है कि इसका क्वालिटेटिव, इसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा दिया जाता है, और इस पोटेंशियल एनर्जी के कारण वह जब रोगी के शरीर में जाता है, कोई भी चीज़ को चेंज लाने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए आपको उसका जो बुनियाद होना चाहिए वो बड़ा छोटे से होना चाहिए। तो वो आपके जा कर के एक ट्रिगरिंग पावर के माने एक प्रेरक का काम करता है, और इसको हम लोग कहते हैं ये हम हमारे जो सोया हुआ हमारा जो अपना इम्यूनिटी पावर है, अच्छा, उसको जगाता है। तो हम लोग कहते हैं कि सबसे पहले तो हमारे इम्यूनिटी पावर को जगा देता है, और हम लोग अब होम्योपैथिक भाषा में कहते हैं हमारी जीवनी शक्ति। अच्छा, जीवनी शक्ति मतलब जिसके कारण हम जिंदा हैं, उस शक्ति को ये मजबूत करने के लिए करके अगर आपको उसको जीवनी शक्ति मजबूत हो जाए तो आप खुद अपने बीमारी से लड़ सकते हैं। इसके कारण होम्योपैथी में दवाई, और बड़ा विचित्र है, एक बार में एक ही दवा दी जाती है, और उसके के लिए हम रोगी का पूरा इतिहास लेते हैं, पूरा जानकारी लेते हैं, तो रोगी लोग कहते हैं कितना समय आप लेते हैं। बिल्कुल। एक और सवाल जो अमूमन सुनने को आता है जब भी कोई होम्योपैथिक चिकित्सा से इलाज कर रहा होता है, तो आम जनता के मन में ख्याल आता है कि अगर हमने एलोपैथिक ट्रीटमेंट किया तो हमें क्विक रिस्पांस मिलेगा, हमारी जो बीमारी है वो शीघ्र ही दूर हो जाएगी। पर अगर हम होम्योपैथिक पर जाते हैं तो ये धीमा असर करेगा और धीरे धीरे ही हमारी बीमारी दूर होगी। तो ये क्या एक मिथ है, या क्या वाकई ये दवाइयाँ स्लो असर करती हैं, क्या बात है इसमें? इसको हम लोग मिथ नहीं कह के हम लोगों का थोड़ा सा अज्ञानता कहेंगे। अच्छा। मिथ भी कह सकते हैं। होम्योपैथी दवा जिसको हम लोग कहते हैं कि जड़ से काम करता है, और आप सभी चिकित्सा पद्धति की ओर अगर आप नज़र देंगे तो उसमें 3 ही बातें हुआ करती हैं। या तो रोग जो है सो पैलिएट हो जाता है, पैलिएट मतलब कि थोड़ा देर के लिए ठीक हो जाता है, फिर बढ़ जाता है। दूसरा हो जाता है रोग दब जाता है, और तीसरा है कि लिए सदा के लिए मुक्त हो जाता है। तो होम्योपैथी का जो मेन टारगेट है वह क्योर की ओर है। अच्छा। आरोग्यता, संपूर्ण आरोग्यता की ओर है। तो संपूर्ण आरोग्यता के लिए आपको संपूर्ण समूल उसको नष्ट करना पड़ेगा। अच्छा। तो उसमें धीरे धीरे होता है, लेकिन ये कहना भी सही नहीं है कि यह धीरे धीरे काम करता है। ये जैसे इतना सूक्ष्म है, और आपके जैसे ही आपके जीवनी शक्ति के संपर्क में जाता है तो वह काम करना शुरू कर जाता है। हाँ, एक होता है कि विजिबल चेंज और इनविजिबल चेंजेस। तो विजिबल चेंज तब होता है जबकि क्वांटम चेंजेज आते हैं तब, लेकिन इनविजिबल चेंजेस तो चालू रहता है, जिसको कि रोगी अपने को महसूस नहीं कर पाता है ना। जो परिवर्तन जब हो जाता है तभी हम लोग देखते हैं। बीमारी एक दिन में तो आपके शरीर में पैदा नहीं होता है, लेकिन वो जो जिसके कारण जिसको हम लोग कहते हैं डॉर्मेंट पीरियड है, इंक्यूबेशन पीरियड भी जिसको कि एलोपैथी में कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड के समय में अगर कोई अच्छा अनुभवी चिकित्सक पहचान लेता है तो उसको विजिबिलिटी पर आने के लिए मौका भी नहीं मिलेगा। इसलिए होम्योपैथी दवा धीरे धीरे नहीं काम करता है। हम तो इतना कहते हैं कि इतना क्विक एक्शन है इसका कि आप, जैसे मैं एक उदाहरण दूँ, अगर आपके शरीर में कोई जानवर बिच्छा काट लिया, और होम्योपैथी में एक दवा है एपिस मेलिफिका, इसका 10 पोटेंसी में अगर दिया जाए तो इसका तत्काल मतलब कि आप घड़ी देखिए 4-5 मिनट के अंदर में दर्द समाप्त हो जाता है।
अच्छा। तो इतना फास्ट है जो कि हमको लगता है कि आप इंजेक्शन देंगे, टैबलेट खाएंगे, डाइल्यूट होकर के आपके शरीर में उसको लेंगे, तब तक वो गायब हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे घटनाएं हम लोग देखते हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे अवस्था हैं जहाँ की हम लोग बहुत क्विक रिलीफ भी देते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि दवा सही होना चाहिए, करेक्ट सिमिलिमम जो है सो करेक्ट होना चाहिए, जिसके के लिए रोग चिकित्सक का अनुभव, उसका परसेप्शन कैपेसिटी बहुत माइन्यूट होना चाहिए। जी जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो दवाई का असर है, हालांकि शरीर में जाने के बाद काम तो बिल्कुल शुरू हो जाता है, पर जो विजिबल इफ़ेक्ट्स हैं उसे आने में वक्त लग सकता है। और ये डिपेंड करता है कि जो मरीज है उसका सिचुएशन क्या है और सही दवा का चयन किया गया है या नहीं किया गया है। और इसके साथ ही आपने बातों बातों में कहा कि जब भी कोई मरीज आता है तो जो होम्योपैथिक चिकित्सक होते हैं ना, अमूमन बहुत सारे सवाल करते हैं। आपको क्या पसंद आता है, क्या नापसंद है, आपका जो व्यवहार है वो कैसा रहता है, क्या चिड़चिड़ापन रहता है, उग्रता रहती है, आपके बाल कैसे हैं, आपका रंग कैसा है, आपकी कद काठी कैसी है। तो ये सारे सवाल पूछने के पश्चात तब दवा का चयन किया जाता है। क्या है विज्ञान इसके पीछे? आप ये बात को तो मानती होंगी कि इस पृथ्वी पर जितने व्यक्ति जन्म लिए हैं, लेते हैं और लिए हैं पहले, सभी एक नहीं होते हैं। कहा जाता है कि दो व्यक्ति कभी भी एक नहीं होता है। और जब हम किसी एक व्यक्ति का इलाज करते हैं तो हमें उस व्यक्ति को पहचानना पड़ेगा। और पहचानने का मतलब क्या होता है कि उसको भीड़ से निकाल करके उसका आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो इस आइडेंटिफिकेशन के लिए तो वक्त लगेगा। हम और आइडेंटिटी, जैसे हम लोग के सभी के चेहरे में अंदर में आँख, नाक, कान तो सभी को होता है, लेकिन आपका आँख कैसा है, आपका कान कैसा है, आपका शरीर का क्या है, तो उसको हम लोग को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। फिर आपके अंदर के स्वभाव, हम लोग कहते हैं कि हम लोग का जो लाइफ जो है, ह्यूमन लाइफ या कोई जीवन वो 3 स्तर पर आता है। एक भौतिक होता है जो कि फिजिकल हम लोग देख रहे हैं, एक उसका डायनेमिक प्लेन होता है, एक मेंटल प्लेन होता है। मेंटल प्लेन मतलब कि उसको जो रेगुलेट कर रहा है। तो जब तीनों को हम एक साथ नहीं मिलाएंगे तो हम रोगी को नहीं पहचान सकते हैं, किसी व्यक्ति को नहीं पहचान सकते। अगर किसी की पहचान करनी हो तो उसके शरीर से देख करके अगर पहचान करेंगे तो आप धोखे में आ सकते हैं, लेकिन उसके शरीर, मन, तन और उसके शक्ति, ये तीनों को अगर देखेंगे तो इसके लिए हम लोग को पास में अब इसके साथ में उसका पास्ट भी होता है ना, उसका फ्यूचर भी होता है, उसका जेनेटिक फैमिली होता है। तो ये हम लोग सारे दृष्टिकोण को एक साथ लेकर के उस व्यक्ति का आकलन करते हैं और उसके आधार पर दवा का चुनाव करते हैं। तब आप दवा का चयन करते हैं कि उसकी पृष्ठभूमि क्या है, क्या है जी, और भीड़ में से आप उसे कैसे अलग कर पाते हैं। आइसोलेशन करना, आइसोलेट करना बहुत ज़रूरी है। इसको हम लोग इंडिविजुअलाइजेशन भी बोलते हैं। अच्छा, और इसीलिए सवाल पूछे जाते हैं चिकित्सक के द्वारा। जब भी कोई मरीज है ना चिकित्सक के पास जाता है, खासकर होम्योपैथिक चिकित्सा के लिए, तो बहुत सारे परहेज भी बताए जाते हैं। अगर आप दवा खा रहे हैं तो उस समय ये वस्तुएं ना खाएं, प्याज ना खाएं, कच्चा प्याज ना खाएं, लहसुन ना खाएं या फिर खट्टी चीज़ें ना खाएं। तो ये क्या परहेज करना ज़रूरी है? क्योंकि वहाँ पर भी मरीज के मन में ये सवाल आता है कि अब मुझे दवा खाना है तो मुझे इन सारी चीज़ों से परहेज करना है। बहुत लंबा अनुभव है आपका इस क्षेत्र में, तो इस सवाल का भी जवाब आपसे चाहूँगा। ये जो मिथ है ये होम्योपैथी में बहुत समय से चला रहा है, बहुत आम धारणा है, लोगों के बीच में कैसे चलाया ये भी सोचने का विषय है। लेकिन इधर हाल में केंद्रीय होम्योपैथिक रिसर्च परिषद के द्वारा और कुछ रिसर्चर के द्वारा और हम लोगों ने भी अपने क्लिनिक में इसको अनुभव किया कि होम्योपैथिक दवा को कोई चीज़ नुकसान नहीं कर सकता है। खट्टा, मीठा, तीता, खट्टा जो हमारा सामान्य भोजन है वो हम लोगों को नुकसान नहीं कर सकता है। हाँ, लाइफ स्टाइल को जो डिस्टर्बिंग है, जो कि सभी कोई कहते हैं कि उसका साइड इफ़ेक्ट्स है, तो वो उसको दवा को नुकसान नहीं करेगा, एक्शन को नहीं नुकसान करेगा, लेकिन आपके शरीर को तो नुकसान करेगा। हाँ। तो उसके लिए परहेज तो ज़रूरी होता है, उसके लिए लाइफ स्टाइल चेंजेस तो ज़रूरी होता है। लेकिन आप को मीठा बहुत पसंद है, मैं कह दूं कि आप मीठा मत खाओ तो ये इलाज नहीं होगा। हम लोग मना नहीं करते हैं किसी भी लहसुन, प्याज, ये सब चीज़ जो है सो आज के डेट में ये होता है कि ये होम्योपैथिक दवा के अगर खाएंगे तो होम्योपैथिक दवा पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, आपके शरीर में जो परिवर्तन होगा उसके कारण। एक होता है इंडिविजुअल एलर्जिक,
हाँ, बिल्कुल। व्यक्तिगत हर एक आदमी को एक जैसा नहीं होता, अलग अलग होता है। तो जिसको एलर्जिक है तो वो तो अपने आप उसको जानता ही है कि मुझे ये खाएंगे तो बढ़ जाएगा। तो पर ऐसा कुछ नहीं है कि होम्योपैथिक दवा पर इसका कोई गलत असर आएगा। होम्योपैथिक दवा के एक्शन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा प्रमाणित हो चुका है रिसर्च के द्वारा भी। एक और सवाल जो अमूमन हमारे मन में आता है, क्योंकि जब भी हमें कोई असाध्य रोग हो जाता है, किसी बीमारी से हम ग्रसित होते हैं, तो हम चाहते हैं कि जो हमारी बीमारी है वो शीघ्र अतिशीघ्र दूर हो जाए, और इसके लिए हम विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों का सहारा भी लेते हैं। तो कभी कभी हम एलोपैथिक चिकित्सा भी करा रहे होते हैं, कुछ एलोपैथिक दवाइयों का भी सेवन कर रहे होते हैं, और साथ ही साथ हम होम्योपैथिक चिकित्सा की भी दवाइयाँ ले रहे होते हैं। तो यहाँ क्या यह सही है कि एलोपैथिक आप खा रहे हैं, उसके साथ आप होम्योपैथी की दवाइयाँ भी खा रहे हैं, या फिर कुछ नियमों का पालन करना चाहिए? इसके बारे में थोड़ी जिज्ञासा मन में आ रही। देखिए, ऐसे तो है कि आप एक चिकित्सा पद्धति ही करनी चाहिए जी, बहुत आइडियल है। लेकिन जो वर्तमान हम लोग का जीवन शैली हो गया, हम लोग एक लाइफ हम लोग ड्रग डिपेंडेंट्स होते गए। अच्छा, है ना, दवा पर आश्रित होते चले जा रहे हैं। तो एक आश्रित जीवन को एकाएक आप दवा को हटा नहीं सकते हैं। किसी भी आदमी को कोई बैसाखी से चल रहा है और उसको कहिए कि बैसाखी छोड़ दो, मैं चलो, तो वो तो फिर संभव, तो एक बनाए रखने के लिए कुछ समय तक ले पैरेलल ट्रीटमेंट हो सकता है। अच्छा, एलोपैथी के जैसे कोई हाइपरटेंशन के रोगी हैं, डायबिटीज़ के रोगी हैं, ऑटो इम्यून डिजीज़ के आजकल बहुत सारा ऑटो इम्यून का भी अति चल रहा है, थायराइड, ये सब का, थायराइड का, हाइपर थायराइड, हाइपोथायराइडिज्म। तो इन सारी बीमारियों में आजकल अधिकांशतः रोगी आप देखेंगे कि दवा खा रहा है, और उसके लिए कह दिया गया है कि तुमको खाते रहना पड़ेगा। अब उसके साथ में उससे तो उसका लाइफ बैलेंस चल रहा है। ये बहुत ही अच्छा पहलू आपने उठाया है, लेकिन दर्शकों, इस सवाल का जवाब हम इस अंतराल के पश्चात लेंगे एक छोटा सा अंतराल। बने रहिएगा हमारे साथ। इस छोटे से अंतराल के पश्चात पुनः आपका और हमारा साथ। आज कार्यक्रम बिहार बिहान में हम जानकारी दे रहे हैं होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से जुड़ी हुई, और आज हमारे साथ हैं एक बेहद ही वरिष्ठ एवं अनुभवी होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर MK साहनी जी। डॉक्टर साहनी, हम जिक्र कर रहे थे ब्रेक से पहले कुछ जो विभिन्न चिकित्सा पद्धतियां हैं, क्या हम उनका सम्मिलित प्रयोग कर सकते हैं या नहीं, और आपने कई ऐसी बीमारियों का जिक्र किया जिसमें हमें जीवन पर्यंत दवा लेनी पड़ती है, उसी की चर्चा में जारी रखना चाहूँगी, बताएं। जो ड्रग डिपेंडेंट्स जो डिजीज अब आ रहे हैं, वैसे में हम लोग को हमने भी रोगियों को देखा है, और हम लोग साथ साथ एकाएक हटाते नहीं हैं। ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहा है, थायराइड की दवाई ले रहा है, डायबिटीज़ की दवाई ले रहा है, उसके साथ में हम अपना होम्योपैथिक दवाई देते हैं। तो उसके साथ में धीरे धीरे उसके चेंजेज आते जाते हैं, और धीरे धीरे उसके जो दवा लेने की जब एकदम पूरा कॉन्फिडेंस हो, तो इसके साथ में हम कोऑर्डिनेशंस में इसको ट्रीटमेंट करना चाहिए। अच्छा। यानी कि जो दूसरे जिस पद्धति के चिकित्सक से इलाज चल रहा है, उनके साथ मिल करके अगर हम लोग करें कोऑर्डिनेशंस में, तो मैं यही काम करता हूँ कि उस डॉक्टर को साथ में ध्यान में रखता हूँ कि उसके क्या, अगर छोड़ देगा तो क्या नुकसान होगा। तो इसको, और भारत सरकार के द्वारा भी अब जो पॉलिसी डेवलप हो रहा है, उसमें इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ मेडिसिन की बात हो रही है, क्योंकि लाइफ जो है सो एक फैक्टर से चलता नहीं है, इसमें मल्टी फैक्ट्रियल आते हैं, और इस मल्टी फैक्ट्रियल में हम लोग साथ साथ ट्रीटमेंट करने का एक क्या कहते हैं प्रोटोकॉल हम लोग को डेवलप करना पड़ेगा, और किया जा रहा है, और हम लोग सभी को इसमें देख रहे हैं। और हम लोग अपने क्लिनिक में जो देखते हैं रोगियों को, उसमें हम लोग तत्काल बंद नहीं करते हैं, चलते रहने देते हैं, और साथ में उनके अन्य विकार जो हैं, अन्य जो उसके बीमारी हैं, कष्ट हैं, वो उसके दूर होते चले जाते हैं, और कालांतर में समय के साथ में हो सकता है कि उसके ब्लड प्रेशर, और हम लोगों ने देखा है कि जैसे थायराइड की गोलियां ले रहा था, बाद में थायराइड नॉर्मल रहा, हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर कहा कि कुछ दिन के लिए थायराइड की गोली छोड़ दो, तो छोड़ दिया, उसके बाद में उसके कंडीशंस वो नॉर्मल। तो ये ऐसा होता है, लेकिन डॉक्टर को मैं कहूँगा कि एकाएक कह दे कि नहीं आप सब दवा छोड़ दो, ये सही नहीं होगा।
जी, है ना, एक रैशनल ट्रीटमेंट होनी चाहिए, उसमें औचित्य होना चाहिए, और कि ये ऐसा ये इस तरह से हम लोग कर रहे हैं और बहुत सारे इसमें सफलता हम लोगों को मिल रही है। और यह ज़रूरी भी है आज के वातावरण में, आधुनिकता के दौर में, भाग दौड़ के दौर में हम लोग बहुत चीज़ को एक जगह पर बैलेंस नहीं रख सकते हैं, प्रकृति के साथ में तालमेल नहीं रख सकते हैं। तो प्रकृति और आधुनिकता का जो मेल है, इसका हम लोग साथ में लेकर के चलेंगे तो हम लोग को कुछ एक कहते हैं कि बीच का रास्ता निकल करके आता है। तो ये जरूरी होता है। आपने विस्तार से बताया कि अगर हम कई चिकित्सा पद्धतियों के साथ इलाज करना चाहें तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए और कहाँ सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि जो इलाज करना अहम है, बीमारी बढ़नी नहीं चाहिए और जो इसके साथ जुड़ी हुई परेशानियां हैं उनको भी कंट्रोल किया जा सके। जब भी हम दवाइयाँ खाते हैं डॉक्टर साहब, तो मन में साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी सवाल आते हैं। अमूमन एलोपैथिक में भी देखा गया है कि आप किसी मर्ज का इलाज करा रहे होते हैं पर दवा के साथ कुछ और साइड इफ़ेक्ट्स भी आते हैं जिसका कंट्रोल करना भी अहम होता है। क्या ऐसी बात होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में भी है, साइड इफ़ेक्ट्स? जहाँ तक साइड इफ़ेक्ट का चर्चा आता है, साइड इफ़ेक्ट को भी के विषय में हम लोग को जानना पड़ेगा। साइड इफ़ेक्ट मतलब कि जो दवा ले रहे हैं उसके कारण उसका दवा का, जैसे दवा एक जगह पर काम कर रहा है, दूसरे जगह पर कोई दूसरा बीमारी पैदा कर रहा है, इसको हम लोग साइड इफ़ेक्ट कहेंगे। होम्योपैथी में जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि इतना सूक्ष्म होता है कि इसमें उस तरह के साइड इफ़ेक्ट का कोई प्रभाव देखा नहीं गया है ना। अब और इसलिए इसमें हम लोग साइड इफ़ेक्ट कहेंगे कि ना कहना भी सही नहीं होगा, क्योंकि दवा का एक अपनी सीमा है। हाँ, डेफिनेशन भी है कि दवा जो है सो एक जहर भी होता है। तो अगर ये दवा है तो इसके मिनिमम और कितना मिनिमम साइड इफ़ेक्ट हो इस पर, और चूँकि होम्योपैथी दवा का डोजेज इतना कम होता है, माइन्यूट उसका मटेरियल उसके अंदर में नहीं होता है, इसीलिए इसके मटेरियल लेवल पर तो इसके साइड इफ़ेक्ट अभी तक देखने के लिए नज़र में नहीं आया है। पर कभी कभी रोगी ये बात ज़रूर करते हैं कि मैंने एक खुराक दवा ली तो मेरा मर्ज बहुत बढ़ गया, एग्रीवेट कर गया। इसकी क्या वजह होती है और उस वक्त रोगी को क्या करना चाहिए? ये बड़ा अच्छा आपने जिक्र किया कि दवा लेने के बाद में, जैसे मान लीजिए कि दो स्तर पर होता है, एक वाइटल चेंजेज और एक होता है कि आपका जो एसेसरी चेंजेज। अगर जब आपके शरीर में कोई विकार इकट्ठा है, जैसे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, पेट का बीमारी बहुत ज़्यादा है, वैसे में दवा देने के बाद में रोगी कहता है कि डॉक्टर साहब हमको तो जिस दिन से दवा आपने दिया उसके बाद में मेरे बहुत सारे लैट्रिन हो रहे हैं, डायरिया हो गया। तो ये डायरिया अगर हो रहा है और उसके साथ में रोगी का अपने को कमज़ोर नहीं महसूस कर रहा, अच्छा महसूस कर रहा है, तो वह अच्छा चेंजेज है। और वह उसको एग्रीवेशन नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे डिटॉक्सिफिकेशन, शरीर से जहर को बाहर निकाला गया। उसी तरह से दो जगह पर हम लोग देखते हैं इसका ज़्यादा आता है, एक पेट के पर और दूसरा स्किन पर आता है। बहुत दिखता है, चमड़े के रोग बढ़ जाते हैं। तो क्या होता है कि अंदर जो दवा हुआ है अगर वह बाहर निकल आता है तो इसको डिटॉक्सिफिकेशन या कहते हैं कि प्यूरिफिकेशन ऑफ द है। और ये प्यूरिफिकेशन के समय जो भीतर की जमी हुई गंदगी अगर बाहर आता है तो कुछ समय तो कष्ट जैसा लगेगा, बढ़ा हुआ जैसा लगेगा, लेकिन उसके बाद इसलिए रोग का जो ठीक होने का जो नियम है उसमें कहता है एग्रेवेशंस फॉलोड बाय एमलोरेशन, यानी वृद्धि के बाद में अगर आराम मिलना शुरू हो जाए तो वह क्यूरेटिव है और एक अच्छा अप्रोच है ट्रीटमेंट का। तो डॉक्टर को ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि रोगी का जब कष्ट बढ़ा है तो उसकी वेलबींग बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो क्या उस वक्त अगर रोग बढ़ गया है तो दवा रोक देनी चाहिए या खुराकें कम कर देनी चाहिए, डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्या करना चाहिए? दवा देखिए, दवा तो रेगुलर रोज खाने की चीज़ नहीं होती है। आज दे दिया गया, काम अपना शुरू कर दिया, जब शुरू कर दिया तो उसके बाद में तब तक वेट करना चाहिए जब तक कि उसके अंदर में चेंजेज कंप्लीट ओवर हो जाते हैं। तो उसमें तो दवा दिया ही नहीं जाता है। अगर रिपीट करते हैं तो फिर तो और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, चीज़ें बढ़ जाती हैं, कॉम्प्लिकेट कर जाएगा। तो ये खुराक के बाद अगर एग्रीवेशन है या तो वेट
डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है तो आपको वेट करना चाहिए। डिटॉक्सिफाइड हो जाने दीजिए, प्रोसेस को कंप्लीट हो जाने दीजिए, तब तक खाली मेंटेनेंस डोज चलाइए। मेंटेनेंस मतलब कि जैसे ORS है, ये सब चीज़ को लेकर के सिम्टम्स पर डिपेंड करता है कि आप उसके साथ में क्या मेंटेनेंस डोज चलाते हैं। अगर मैं बात करूं होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति की, तो अलग अलग चिकित्सक अलग अलग तरीके से भी दवाइयाँ देते हैं। कहीं बिल्कुल एक पैक्ड फॉर्म में भी दवाइयाँ होती हैं कि अगर आपको ये बीमारी है तो ये वाली दवाई बनी बनाई दवाई है, इसे आप ले लें। या फिर बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो दवाइयाँ मिक्स करके भी होम्योपैथिक चिकित्सा करते हैं। तो मैं चाहूँगी कि इसके बारे में भी आप हमें बताएं कि ये अलग अलग पद्धतियाँ जो हैं वो क्या हैं। देखिए, ये मैं कहूँगा कि ये थोड़ा सा हमारे चिकित्सक के बीच में एक जो अनुभव का कमी का है, या कहेंगे कि मेहनत नहीं करने के कारण कुछ लोग, जैसे मैंने कहा कि एक रोगी के लिए दवा चुनने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, रोगी से पूछताछ करना पड़ता है, तो उतना पेशेंस तो आपको होना चाहिए। अगर वह पेशेंस नहीं है तो लोग क्या करते हैं कि 4-5 दवाई को मिला लेते हैं। कुछ अब बाज़ार में पेटेंट की दवाई भी बने बनाए हैं कि इस रोग के लिए, ये तो ओवर द काउंटर मेडिसिन है, जो कि हमेशा गलत होता है ना। किसी भी पद्धति में नहीं कहा गया कि बिना डॉक्टर के सलाह के आप दवा लीजिए। तो आप जो पेटेंट में दवाई यूज कर रहे हैं तो ओवर द काउंटर ऑफ मेडिसिन के जैसा हो गया ना, कि वो बना हुआ है। पेशेंट भी जा करके अगर बाजार में कहेगा कि ये मुझे दे दो तो वो मिल जाएगा। तो ये जो है सो थोड़ा सा इम्पेशेंस नेचर के कारण ये डेवलप कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसको भी बाद में रियलाइजेशन होता है, तो लोग फिर वापस चले आते हैं इसी पद्धति पर। मैं देख रहा हूँ कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो शुरू में आकर्षित हुए, एक बाहर में आकर्षण बड़ा अच्छा होता है कि बड़े बड़े डब्बे में दवा है, रेडीमेड रेडीमेड है, अच्छा लगता है, लेकिन बाद में चल करके वो फिर आ जाते हैं अपने इस होम्योपैथी पर ही आते हैं। अनुभव की बात होती है और समय की बात होती है, लेकिन एक धैर्य की बात होती है। चिकित्सा का मतलब क्या होता है? अगर पेशेंस चिकित्सा के अंदर में अपना खुद का धैर्य नहीं होगा तो रोगी को क्या धैर्य दिलाएगा? तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर चिकित्सक सही तरीके से रोगी की पूरी जानकारी लेता है और तब उसके लिए जो दवा उपयुक्त है उसका चयन करता है, क्लासिकल होम्योपैथी, तो वो तरीका ज़्यादा सही होता है। हाँ बिल्कुल। पर जो ये छोटी छोटी दवाइयाँ होती हैं और शीशियों में उपलब्ध होती हैं, क्या उनका कोई एक्सपायरी डेट होता है? पुरानी दवाइयों का सेवन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कभी कभी घरों में दवाइयाँ रखी हुई हैं और अच्छा डॉक्टर साहब ने ये दवाई दिया था मुझे इस रोग में, तो अब मुझे ये खा लेना चाहिए। तो इसके बारे में साइंटिफिक क्या है? एक विचाराधीन सवाल है इसलिए कि अभी तक जो हम लोगों का मान्यता है कि, और ऐसा देखा भी गया है, जो आप मैंने बताया कि डॉक्टर हैनीमैन अपने खुद अपने समय में होम्योपैथी दवाई, तो उनके जो म्यूजियम रखे हैं स्टुटगार्ट में, जो म्यूजियम है वहाँ पर उनके क्लिनिक में जो उपयोग किए जाते थे दवा वहाँ रखे हुए हैं। उसको जब देखा गया तो लिखा गया कि वो भी इफेक्टिव है। इतने समय 250 साल से ऊपर हो गया है, वो भी इफेक्टिव है। तो अब ये उसका इफेक्टिव नहीं, लेकिन अभी हम लोग कुछ फार्माकोपिया लेबोरेटरी जो हैं गवर्नमेंट के, वहाँ पर इसके हो रहे हैं, और एक्सपायरी डेट को एक फिक्स करने की बात आ रही है कि मिनिमम 5 साल, क्योंकि अनसर्टिनिटी पर हम लोग नहीं जा सकते कि है कि नहीं है। तो इसको लेकर के तत्काल सरकार भी ये सब बात को सोच रही है कि एक्सपायरी डेट 5 साल का होना चाहिए, लेकिन ऐसा अभी एकदम पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता है कि स्ट्रिक्ट ये सही होगा या नहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर में पूरा अभी काम चालू है। तो अगर हम होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति की बहुत आयामों के बारे में बात करें तो आपने बहुत सारी जानकारियाँ दी, पर हमारे जो दर्शक हैं वो कुछ दवाइयों के बारे में भी ज़रूर जानना चाह रहे होंगे, क्योंकि आज आप हमारे साथ हैं। तो कुछ आजकल हर कोई बात कर रहा है इम्यूनिटी बूस्टर, हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहे ताकि हम बीमारियों से बचे रह सकें। यहाँ क्या कोई ऐसी होम्योपैथिक दवा है जो इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम कर सकती है? जैसा मैंने कहा कि होम्योपैथी में पेटेंट रेडीमेड दवाई नहीं होता है। जी। इम्यूनिटी बहुत इंडिविजुअल मैनर है। आप किस चीज़ से आपकी इम्यूनिटी कम है, ये आपका व्यक्तिगत होता है। तो फिर ये जब तक व्यक्तिगत में हो जाता है, इसलिए हम लोग स्पेसिफिक मेडिसिन का यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। टॉनिक जो है सो ये दवा नहीं है, ये तो एक बूस्टर है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के रूप में आ रहा है। तो इसको तो होम्योपैथी में लोग भी जैसे अल्फा टॉनिक दिया करते हैं, इस तरह से कुछ बने हुए हैं
जो कि जड़ी बूटियों से हैं। तो दोनों तरह का है, एक एलोपैथी में भी टॉनिक का फॉर्म है, होम्योपैथी के अंदर में भी टॉनिक के लिए जड़ी बूटियों से बनाया गया। तो वो सब जनरली इम्यूनिटी बूस्टर के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर इम्यूनिटी बूस्ट करने की बात होगी, स्पेसिफिक इंडिविजुअलाइज करके उस व्यक्ति का विशेष स्पेसिफिक इम्यूनिटी मेडिसिन को खोजना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, उसमें हम लोग पहले से ऐसा नहीं कह सकते हैं कि यही दवाई को आप ले लीजिए तो आपका इम्यूनिटी बना। जी जी। लेकिन एक बात मैं इसमें मैं जिक्र करना जरूर चाहूँगा। बताएं। अभी हम लोग कोरोना के दौर से भी गुजरे हैं और शायद सभी कोई परिचित होंगे, एक होम्योपैथी का बहुत ही उपयोगी दवा है आर्सेनिकम। जी जी जी। और कहा गया कि जब तक वैक्सीन नहीं निकला था उसके पहले ही ये आर्सेनिकम कई एक लोगों को ठीक कर दिया। और ये इसको भारत सरकार भी इसका के जो निर्देश जारी हुआ था उसमें इस आर्सेनिक का जिक्र किया गया। तो इसके कारण भी होम्योपैथी को काफ़ी पॉपुलैरिटी मिला है और ये स्पेसिफिक के रूप में माना गया। तो इसको हम लोग यहाँ कहा जाता है जीनस एपिडेमिकस। उस समय के दौर के हिसाब से जो निकाला गया दवा होगा, उस समय के उस पीरियड के लिए वह स्पेसिफिक हो सकता है। जैसे कोरोना के लिए निकाला गया आर्सेनिकम था, तो उसी तरह से समय समय पर हम लोग एक जीनस मेडिसिन निकालते हैं, करते हैं। समय का, परिस्थिति का, उस वातावरण का, उस रोग के स्वरूप को देख करके तो उसको हम लोग जीनस, तो इसे हम प्रिवेंटिव मेडिसिन की तरह कह सकते हैं। हाँ, प्रिवेंटिव मेडिसिन, जैसे मौसम बदल रहा है उस वक्त भी हम कुछ प्रिवेंटिव मेडिसिन ले सकते हैं। तो क्या इसके बारे में भी बताना चाहेंगे? भी मौसम परिवर्तन जैसे अब वही है, जैसे ठंडा से गर्म हो रहा है, ये हो रहा है, तो उसमें भी आप उस पीरियड के हिसाब से दवाओं का जिक्र करना चाहेंगे? अभी के मौसम के हिसाब से कुछ दवाओं का जिक्र करना चाहेंगे आप? मैं दवा का जिक्र इसलिए नहीं करना चाहूँगा कि ये दवा जो है सो बड़ा स्पेसिफिक लेवल पर होता है। होम्योपैथी में दवा का बता देना थोड़ा सा हमको लगता है कि इसका हर किसी के लिए हो ये ज़रूरी नहीं है। एक हाँ, अपना लाइफ स्टाइल को ठीक रखिए, खान पान को ठीक रखिए। जैसे सर्दी के मौसम में कहा जाता है कि सर्दी, खांसी, बुखार ज़्यादा बढ़ता। मैं कहता हूँ कि सर्दी के मौसम में सबसे ज़्यादा आपका डिहाइड्रेशन होता है। क्यों? क्योंकि आप पानी पीते नहीं हो। तो पानी जितना पिएंगे, मैं देखता हूँ कि सर्दी ठीक हो जाता है। तो मैं कहा कि आप पानी ज़्यादा पियो तो वो आपके सर्दी जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो कुछ आपके अपने डाइट को, अपने पानी पीने को, ये सब चीज़ को थोड़ा सा अगर करें तो वो सबसे बड़ा प्रिवेंटिव मेडिसिन होगा। अगर हम वर्तमान समय को देखें ना, तो ये जो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति है धीरे धीरे काफ़ी प्रचलित हो चुकी है। और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर कोई इस चिकित्सा पद्धति में कोर्सेज करना चाहता है, अध्ययन करना चाहता है, तो कैसे कोर्सेज उपलब्ध हैं और उसे क्या करना होगा? ये आप एक अट्रैक्शन का विषय भी बन रहा है। और अब भारत सरकार के द्वारा होम्योपैथी के लिए बहुत अच्छा कोर्स बना है। और अभी जो फर्स्ट लेवल एंट्री पॉइंट होता है, जिसको कि ग्रेजुएशन लेवल पर जाना होता है, इसे BHMS कोर्स कहते हैं। जी जी। इसके लिए जो एक ही नीट एग्जामिनेशन होता है। अच्छा। जो कि ISC पास, बायोलॉजी के साथ पास बच्चे उसमें नीट में अपीयर होते हैं। नीट में एक परसेंटाइल है, सर्टेन परसेंटाइल, जैसे इस साल का परसेंटाइल 45 परसेंटाइल पर उसके में जो कम्पीट करते हैं उस बच्चे का वहाँ पर दाखिला हो जाता है। 5.5 साल का पढ़ाई करने के बाद में फिर उनको एक एग्जिट एग्जामिनेशन भी देना पड़ेगा। यानी कि पास करने के बाद में वो अपना कम्पिटेंट हुए कि नहीं, अगर वो हो गए तो उनका फिर रजिस्ट्रेशन होता है चिकित्सक के रूप में। इसके बाद में अगर वो चाहेंगे कि हम स्पेशलाइज और करें तो इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है, कई एक विषय में आ गया है होम्योपैथी के, जिसको कि MD कोर्स कहते हैं। फिर अगर चाहेंगे कि रिसर्च करना चाहेंगे तो अब कई एक यूनिवर्सिटी भारतवर्ष में आपको PhD भी करवा रही है। ये 3 लेवल पर होम्योपैथिक एजुकेशन सभी इंडिया में अवेलेबल है। जी। और आपने बहुत विस्तार से बताया, हर पक्ष को की जानकारी आपने दी। बहुत सारे कई ऐसे मिथ्य हैं जिनके बारे में भी आपने बताया। कैसे पढ़ाई कर सकते हैं इस क्षेत्र में, वो भी जानकारी हमने आपसे हासिल की। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका आज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और वक्त निकालने के लिए। हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार आपका। और दर्शकों, आज हमने बातचीत की होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के बारे में। जब सही जानकारी होती है तो चिकित्सा पद्धति भी सही तरीके से काम करता है और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी जानकारी हर क्षेत्र में सही हो।
कुछ जानकारी हम आपसे भी लेना चाहते हैं हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई, और इसके लिए आपको हमें ख़त भेजने होंगे और आपको हमें ईमेल भी भेजने होंगे। अपने विचार हमें ज़रूर लिख भेजें और इसके लिए नोट करें हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल आईडी है director@ddkpatna@gmail.com।